अभी तक आपने सुना। नंदिनी तू भी बहुत पागल है। अरे सोच समझ के बोलना नहीं चाहिए था। तू भी ना बस रेलगाड़ी जैसे बोलने लगती है। ना जाने अब रुद्र जी क्या करें। लगता है वो बहुत गुस्से में है। श्लोक जी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो फ़ोन को देखने लगी। अब आगे। सुबह का वक्त, इंदौर शहर। नंदिनी सुबह जल्दी उठ के पूजा कर नाश्ते के लिए बैठी थी। तभी काका ने उससे कहा, बिटिया सारे लोग आ गए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नंदिनी ने उनसे कहा, आप चलें, हम बस आते हैं। उसके कहने पर काका चले गए। नंदिनी ने नाश्ता ख़त्म किया और हॉल में चली आई। उसने देखा सारे बिजनेसमैन आकर बैठे हुए थे। उसे आता देखकर सब खड़े हो गए। नंदिनी ने हाथ जोड़ के सबको प्रणाम किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने काका को देखकर कहा, हाँ काका बताएं क्या बात है। काका ने उससे कहा, बिटिया ये सब वो लोग हैं जो हमारे साथ बरसों से काम कर रहे हैं। इनकी कई पीढ़ियां आपके परिवार के साथ काम कर चुकी हैं। अब आपने सब कुछ संभाल लिया है तो ये आपसे मिलने आए हैं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, इन्हें भी मेरी गद्दी पर बैठने से प्रॉब्लम है जो शिकायत लेकर आए हैं। तभी एक लड़के ने कहा, हमें आपके गद्दी पर बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहली बार एक खूबसूरत रानी इस गद्दी को संभाल रही हैं। कोई पागल ही होगा जिसे आपसे प्रॉब्लम हो। वैसे मुझे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुश हूँ एक खूबसूरत रानी के साथ काम करने के लिए मिलेगा। नहीं तो वही 1955 की जंग लगी हड्डियों को देखकर मैं बोर हो गया था। उस लड़के के ऐसा कहने पर नंदिनी काका की तरफ देखने लगी तो काका ने कहा, ये है भोपाल रियासत के राठौर साहब के बेटे वरुण राठौर साहब हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं है तो इन्होंने गद्दी को संभाला है। कुछ महीने पहले ही अपना कारोबार ब्रिटेन में जमा के यहाँ आए हैं। ये भी आपके कपड़े वाले कारखाने में साथ काम करते हैं। इनके पिता और आपके पिता ने वो कारखाना साथ में स्त्रियों के लिए चलाया था। नंदिनी ने सब सुनकर कहा, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो आप सब किस काम से आए हैं? एक आदमी ने कहा, रानी साहिबा पहले राजा साहब के साथ जब हम काम करते थे तो सब ठीक चल रहा था, पर जब से आपके भाई वीर आए थे तब से फैक्ट्री और बाकी हर चीज़ की स्थिति खराब हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी वजह से हमारे ऑफिस का नाम खराब हो गया है। कारोबार में बहुत घाटा सहना पड़ा था। हम बस ये चाहते हैं जो हुआ वो दोबारा ना हो और राजा साहब ये सब ठीक करें। मज़दूरों की हालत भी ठीक नहीं है। अगर राजा साहब आकर ये सब एक बार देख लें और उनकी राय हम सबको मिल जाए कि क्या करना है तो। तभी नंदिनी ने कहा, क्यों, वो क्यों आकर देख लें? हम नहीं देख सकते। और वैसे भी रुद्र जी यहाँ नहीं है। शिमला में उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। अब वो बार बार अपना सब छोड़ के यहाँ आप सबके लिए या मेरी मदद करने के लिए तो नहीं आ सकते। करना तो मुझे खुद पड़ेगा। और आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे आपको अपनी रानी पर भरोसा नहीं है। क्यों, ऐसी बात ही है ना? उस आदमी ने कहा, नहीं रानी साहिबा, पर आज तक महाराज ही बाहर का सारा काम देखते थे। रानी साहिबा तो सिर्फ एनजीओ का कारभार संभालती थी। तो हमें लगा कि शायद अभी भी। उसके ये बोलने पर नंदिनी ने कहा, हमारे पिता ने हमें कभी भी ये नहीं बताया कि बाहर का काम देखना उनकी जिम्मेदारी है या सिर्फ उनका काम है। उन्होंने कहा था जो काबिल है वही इन सबको संभाल सकता है और इसलिए उन्होंने हम बेटियों को राजगद्दी का वारिस बनाया था, ना कि किसी लड़के को। तो मुझे नहीं लगता आप सबको कोई आपत्ति होगी अगर हम खुद अपने लोगों के लिए कुछ करें। पर अगर आप सबको अपने राजा साहब से ही मदद चाहिए तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे रुद्र अंदर आते हुए दिखा। उसे देखकर नंदिनी खड़ी हो गई और उसके खड़े होते ही सब खड़े हो गए। सब ने सामने देखा तो रुद्र सामान और नौकरों के साथ अंदर आ रहा था। उसके अंदर आने पर सब ने उसे देखकर हाथ जोड़ लिए। रुद्र ने बस हाथ जोड़ के सबको इशारे से बैठने के लिए कहा और अंदर जाने लगा। पर तभी उसी आदमी ने रुद्र से कहा जो तब से नंदिनी से बहस कर रहा था, राजा साहब आ गए हैं तो कुछ बात करनी थी। रुद्र ने रुककर नंदिनी की तरफ देखा, फिर उस आदमी को उसने कहा, किस बारे में? जी वो यहाँ के फैक्ट्री। और वो इतना ही कह पाया था कि तभी रुद्र ने बीच में रोकते हुए कहा, सॉरी पर मैं ये सब नहीं देखता।
यहाँ का सारा काम और सारी जिम्मेदारी हमारी पत्नी उठाती है। इन सब से मेरा लेना देना नहीं होता है। हाँ, कभी उन्हें लगा कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं ज़रूर मदद करूँगा, पर मुझे पता है वो बहुत काबिल है और एक अच्छी रानी भी। तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो भी काम है आप इन्हें बोलें, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद काका ने कहा, आप सबको और कुछ सुनना है या कहना है तो बताएं। सब ने उन्हें देखकर कहा, नहीं। तो कल रानी साहिबा आकर फैक्ट्री और बाकी चीज़ों को देख लेंगी और कोई बात हो तो आप सब ऑफिस में आ जाएं। काका के ये कहने पर सब वहाँ से चले गए। पर वरुण ने नंदिनी से कहा, वाह रानी साहिबा, आपके पति काफ़ी विश्वास करते हैं आप पर और बहुत साफ दिल के, वरना कौन मिली हुई गद्दी को छोड़ देता है। चलो अच्छा है, वैसे कल आपसे कब मिले? नंदिनी ने कहा, क्यों, आपको कोई काम है क्या? क्यों, आपसे काम हो तो ही मिल सकते हैं। कोई अगर ऐसे मिलना चाहे तो क्या वो आपसे नहीं मिल सकता? वरुण ये कहते हुए उसे देख रहा था। नंदिनी ने कहा, नहीं, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है और इसलिए मैं किसी से बिना काम के नहीं मिलती। प्रणाम। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। वरुण उसे जाते हुए खुद में बोला, अच्छा लगा आपका ये तेवर। ये बोलकर वो चला गया। नंदिनी जब रुद्र के कमरे में आई तो वो काउच पर बैठा टैब में देख रहा था। उसने अंदर आकर सारे नौकरों को जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही सब बाहर चले गए दरवाज़ा बंद करके। उनके जाने के बाद नंदिनी ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं? रुद्र ने टैब में देखते हुए कहा, हमारी यहाँ एक मीटिंग है कल, तो इसलिए आना पड़ा और कॉलेज में कुछ काम है तो वहाँ के लोगों ने बुलाया है। कब तक रुकेंगे? नंदिनी के पूछने पर रुद्र ने टैब पर से नज़र उसकी तरफ किया और उसे देखकर बोला, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रुकने से? नंदिनी बोली, नहीं, मैंने ऐसा कब बोला, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आपका महल है, आप रहें आराम से, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ये बोलकर वो जाने लगी तो रुद्र ने कहा, रुके। नंदिनी ने मुड़ के कहा, हाँ बोले। दोपहर का खाना साथ खाएंगे और खाना आपके हाथ का हो, मुझे किसी और के हाथ का नहीं चाहिए। रुद्र की बात सुनकर नंदिनी मुंह बना के उसे देखने लगी। जी। ये बोलकर वो जाने लगी तो रुद्र ने कहा, सुनते तो जाएं, क्या बनाना है? नंदिनी ने मुंह बना के बोली, जी बोले, क्या खाएंगे? गोभी की सब्जी, कोफ्ता, सूजी का हलवा, रायता, मिक्स पूरी। और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप वहाँ रहें, क्योंकि ऐसे चेहरे के साथ खाना देने पर खाना हजम नहीं होता है और जब तक यहाँ हूँ मुझे आपके हाथ का ही खाना चाहिए। रुद्र के बोलने पर नंदिनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनकी बावर्ची हूँ। उसके ये बोलने पर रुद्र ने टैब में देखते हुए कहा, आप मेरी पत्नी हैं, बावर्ची नहीं, तो जाएं बीबी वाला काम करें। ये बोलकर वो अपना काम करने लगा और नंदिनी मुँह बना के चली गई। इधर शिमला में सुबह के रागनी नाश्ता बना के टेबल पर लगवा रही थी। उसने लक्ष्मी को देखते हुए कहा, लक्ष्मी, आप ये सब लगा दो, मैं साहिल को देखती हूँ, उसे श्लोक जी ने रेडी किया या नहीं। ये बोलकर वो श्लोक के रूम में चली गई। रागनी श्लोक के रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर चली आई। उसने देखा श्लोक खुद भी टॉवेल में था और साहिल को भी टॉवेल में लेकर वॉशरूम से बाहर आया था। रागनी ने उसे देखकर तेज से चिल्ला दिया और मुड़ के खड़ी हो गई। श्लोक ने खुद को साहिल के पीछे छुपाते हुए कहा, रागनी, तुम्हें नॉक करना नहीं सिखाया है क्या? किसी लड़के के कमरे में ऐसे ही घुस जाती हो तुम? रागनी ने गुस्से में पलटना चाहा तो श्लोक ने उससे कहा, खबरदार, जो पीछे मुड़ी तो उधर ही देखो। उसके कहने पर रागनी वैसे नहीं खड़ी हुई, बोली, मुझे नहीं पता था आप अपना रूम बिना बंद किए रखते हैं। बंद दरवाज़ों पर नॉक किया जाता है और आपका दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैं क्या नॉक करती। नाश्ता रेडी है, आ जाओ आप दोनों। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद श्लोक ने दरवाज़ा ठीक से बंद किया और साहिल को रेडी करके खुद भी रेडी होकर बाहर टेबल के पास आ गया। रागिनी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और साहिल को उसका नाश्ता देने लगी। लक्ष्मी ने श्लोक को नाश्ता दिया। रागिनी भी बैठ के नाश्ता करने लगी। श्लोक ने पराठा खाते हुए कहा, वाह लक्ष्मी, जो भी हो तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। लक्ष्मी ने कहा, शुक्रिया भैया, पर यह नाश्ता हमने नहीं, रागिनी दीदी ने बनाया है, हमने तो बस उनकी हेल्प कर दी है। ये बोलकर वो साहिल का लंच लेने चली गई। रागिनी ने साहिल को नाश्ता करा के उसे उसका टिफ़िन देकर उससे बोली, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना। साहिल ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। चलो चाचू बाहर आ जाओ,
मैं वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो बाहर भाग गया। श्लोक उसके जाने के बाद बैग लेकर रागिनी के पास आया और उससे बोला, तो आज का नाश्ता आपने बनाया था? रागिनी ने उसे बिना देखे कहा, हाँ। ये बोलते ही श्लोक ने उसके गालों पर अचानक से किस किया और बोला, बहुत मीठा है। ये बोलकर वो उसके सामने से चश्मा लगाते हुए निकल गया और रागिनी उसे मुंह खोले देख रही थी। लक्ष्मी ने उसके पास आकर कहा, लगता है आपको कोई मिल गया है। उसकी बात सुनकर रागिनी ने उसे गुस्से में देखा और कहा, तू काम करने जाएगी या तेरा दांत तोड़ूं? निकल यहाँ से। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी बोली, ऐसा ही रहा तो श्लोक भैया भी भाग जाएंगे, तो प्यार से बोलना सीख लो। ये बोलकर वो चली गई। रागिनी उसे घूर के देखे जा रही थी। रागिनी अपनी पढ़ाई करने चली गई क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम था 2 बजे से। श्लोक ने साहिल को छोड़ के ऑफिस जाते हुए नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी उस वक्त हलवा बना रही थी। एक नौकरानी ने लाकर उसे फ़ोन दिया तो नंदिनी ने फ़ोन उठा के कहा, हेलो। उधर से श्लोक ने मुस्कुराते हुए बोला, कैसा हाल है भाभी जी? खुश तो होंगी अपने पति के साथ अकेले महल में? नंदिनी उसकी आवाज़ सुनकर गुस्से में कहा, क्या खाक खुश है? आते ही मुझे ऑर्डर दे दिया है, ये बना दो वो बना दो। 11 बजे से खाना बनाने में लगे हैं और अभी हलवा बना रहे हैं। ये मुझे भूत लगते हैं। कल रात को शिमला में थे, आज सुबह देखा तो यहाँ थे। मुझे समझ नहीं आता आप इतने साल इस खड़ूस के साथ कैसे रह रहे हैं। बताओ, आते ही खड़ूसपंती दिखाने लगे। मुझे तो भरोसा भी नहीं हुआ कि ये मुझे यहाँ शैतान की तरह सताने आ गए। एक नंबर के दुष्ट है। अच्छी बात है। ये बोलकर वो ड्राई फ्रूट्स लेकर मुड़ी ही थी कि सामने उसे दरवाजे से टिक कर खड़ा हुआ रुद्र दिख गया, जिसने उसकी बातें शायद सारी सुन ली थी। नंदिनी की आंखें उसे देखकर फैल गई थी। नंदिनी ने जब श्लोक से बात करते हुए पीछे मुड़ के देखा तो रुद्र दरवाजे से टिक के खड़ा था और उसे देख रहा था। नंदिनी ने धीरे से कान पर फ़ोन लगाए हुए कहा, मर गए। उसकी बात सुनकर श्लोक बोला, क्या हुआ भाभी जी? उसके ये पूछते उधर से रुद्र की आवाज़ आई, लगता है आपके पास कोई काम नहीं है, तभी आप दूसरे के काम खराब कर रहे हैं। अच्छा होगा आप अपना काम ठीक से करें और दूसरे को भी करने दें। उसकी आवाज़ सुनकर श्लोक ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। उसके फ़ोन काटते ही नंदिनी हलवे को चलाने लगी थी, जो श्लोक से बात करने के चक्कर में जल गया था। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, वो जल गया है? अक्सर ध्यान न देने से चीज़ें ऐसी ही ख़राब हो जाती हैं। अब इसे फेंकें और आधे घंटे में नया हलवा रेडी करें और उससे पहले मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मेरे कमरे में पहुंचा दें बना के। ये बोलकर वो जाने लगा और कुछ दूर जाकर रुक के बोला, इस बार ध्यान से, वरना कॉफ़ी और हलवा साथ में बनाना पड़ जाएगा। ये कहकर वो चला गया। नंदिनी उसके जाने के बाद खुद से बोली, क्या ज़रूरत थी इन्हें यहाँ भेजने की कान्हा जी? हम आपको खुश अच्छे नहीं लग रहे थे? अब इनके लिए कॉफ़ी भी बनाओ। ये कहते हुए उसने जला हुआ हलवा फेंका और कॉफ़ी बनाने लगी। हलवा बना के उसने फ्रिज में रख दिया क्योंकि रुद्र को गर्म हलवा पसंद नहीं था। उसने जल्दी कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर रुद्र के कमरे में आई। उसने कॉफ़ी रखते हुए कहा, खाना बन गया है, लगा दूँ? रुद्र ने कहा, किस लिए? ये बोलकर वो कॉफ़ी पीने लगा। नंदिनी ने कहा, लंच का वक्त हो गया है ना, तो इसलिए। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, पर मेरी तो मीटिंग है, बाहर जा रहा हूँ मैं, और मेरा लंच भी बाहर है। चलो मैं चलता हूँ, आप खुद खा लेना वो सब। ये बोलकर रुद्र कॉफ़ी रख कर वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल गया। नंदिनी उसे गुस्से में मुंह बना के जाते हुए देख रही थी। उसने ट्रे को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, मन तो कर रहा है इन्हें यहाँ के कुआं में धक्का मार दूँ। बताओ, कितना सारा कुछ बनवा दिया और फिर बोल रहे हैं मुझे तो खाना ही नहीं है। मैं तो मीटिंग में जा रहा हूँ, आने दो, रात में बताती हूँ। ये बोलकर वो चली गई वहाँ से। शाम का वक्त शिमला। रागिनी अपना पेपर देकर बाहर आ रही थी तो उसकी नज़र सामने गेट के बाहर खड़े श्लोक पर पड़ी। उसने अपने दोस्त को बाय कहा और उसके पास आ गई। उसने श्लोक के पास आकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, वो क्या है, मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना आज आप, मैं और साहिल बाहर डिनर के लिए जाएं, तो इसलिए लेने आ गया। आप कहाँ रिक्शा खोजती, फिर घर पहुँचती, फिर हम चलते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद लेने चला जाऊँ और लेकर घर आ गया। उसके ये बोलने पर रागिनी ने कहा, पर परसों मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती, और साहिल का भी एग्ज़ाम है, तो दोनों ही नहीं जा रहे हैं। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ गई। तो श्लोक ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी।
ये कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया। रागिनी चुपचाप बैठी अपने क्वेश्चन पेपर को देख रही थी। श्लोक ने उससे कहा, वैसे इसके बाद क्या करने का इरादा है आपका? रागिनी ने उसका मतलब ना समझते हुए कहा, मतलब क्या है आपका? श्लोक ने कहा, मतलब ये कि नंदिनी जी की शादी तो हो गई है, अब आपकी बारी है, तो आप कब शादी के लिए हाँ कर रही हैं? रागिनी ने पेपर में देखते हुए कहा, कभी नहीं, क्योंकि मैं दीदी के साथ रहूँगी। श्लोक ने उसकी इस बात पर ब्रेक लगा के गाड़ी रोक दी और उसे देखते हुए बोला, पर क्यों? अरे तुम्हारी बहन की शादी हो गई है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। रागिनी ने उसकी इस बात पर पेपर फोल्ड कर बैग में रखते हुए कहा, आपको कैसे पता लगा कि वो खुश है? और ये मत भूलें कि उसकी शादी मजबूरी थी, ये बंधन मजबूरी है, इसलिए हम इस शादी को परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक सब नॉर्मल नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब दीदी खुश हैं तो हम भी शादी कर लेंगे। उसकी इस बात पर श्लोक ने कहा, हाँ तो ऐसा बोलो, मुझे लगा तुम शादी ही नहीं करोगी। अरे अभी तो हार्ट फेल हो जाता। रागिनी ने कहा, मेरी शादी ना करने से आपका हार्ट फेल कैसे हो जाता? श्लोक ने कहा, आखिर शादी जो करनी है तुमसे, अब तुम संन्यास ले लोगी तो मेरा क्या होता? तुम मुझसे शादी करोगे? ये ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं तुम जैसे कन खजूरी से शादी नहीं करने वाली। बड़े आए मुझसे शादी करेंगे। रागिनी ये बोलकर दूसरी तरफ मुंह फेर ली। श्लोक उसके पास आते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, अरे मैडम जी, अब जो भी कहो, शादी तो हमसे ही करना होगा और मेरे साथ ज़िंदगी बितानी होगी, तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो उठा के ज़बरदस्ती शादी कर लेंगे, तब चलाती रहना अपने हाथ पैर। ये कहते हुए श्लोक रागिनी के बहुत करीब आ गया था। रागिनी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देकर दूर किया और उससे बोली, खबरदार, जो मेरे साथ ऐसा कुछ करने को सोचा, तुम्हें खाई में धक्का दे दूंगी और तुम मर जाओगे। इसलिए ख्याली पुलाव ना बनाओ, घर चलो, पागल कहीं का। श्लोक उसकी बातों पर मुस्कुरा के ड्राइव करने लगा। इधर शाम के टाइम जब रुद्र वापस महल में आया तो उसने देखा नंदिनी कहीं नहीं थी। उसने एक नौकर से कहा, रानी साहिबा कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रही है। नौकर ने उसका सामान लेते हुए कहा, राजा साहब, वो संध्या आरती का महल में दिया जलाने गई हैं, कुछ देर सारे महल में दिया जलाकर आ जाएंगी, आप तब तक चेंज कर लें। अच्छा, आप जाओ। रुद्र के कहने पर वो नौकर वहाँ से चला गया। रुद्र शर्ट की बाजू को खोलते हुए उसे फोल्ड करते हुए नंदिनी को खोजने लगा। इधर नंदिनी आरती की थाल लेकर महल में घुमा के बाहर के तुलसी के पास आकर दिया रख रही थी। उसने दिया रखा और एक नौकरानी को पूजा की थाल देकर अंदर रखने को कह दिया और खुद आकर गार्डन में रखे झूले पर बैठ के सामने देखकर गुनगुनाने लगी। तभी रुद्र उसके पास आया और उससे बोला, आप यहाँ बैठी हैं? नौकर ने तो कहा आप आरती दिखाने गई हैं महल में, तो यहाँ? नंदिनी ने उससे कहा, आरती देकर अक्सर हम यहाँ बैठ जाते हैं। आपकी मीटिंग कैसी रही? रुद्र ने कहा, अच्छी थी, बस थक गया हूँ। नंदिनी ने कहा, हाँ, अब इतनी दूर से आना, फिर मीटिंग, तो थकान तो होगी ही। आप हाथ मुंह धोकर चेंज कर लें, हम खाना लगवा देते हैं। ये कहते हुए वो उठ के जाने लगी, पर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ के कहा, अभी मन नहीं है खाना खाने का, आप बैठें, कुछ देर में बैठना चाहता हूँ। उसके कहने पर नंदिनी वापस से उसके पास बैठ गई। रुद्र ने उससे कहा, आप इतने बड़े महल में अकेले रहती हैं, उबर नहीं होती है? ना कोई बात करने वाला, ना ही कोई काम। नंदिनी ने कहा, अब जो भी रहना तो यही होगा ना, इसके अलावा कहाँ जा सकते हैं। पर जब हमें उबन होने लगती है तब हम झील के किनारे चले जाते हैं और कुछ देर वहाँ बैठ के मछलियों को खाना खिलाते और डूबता सूरज को देखते हैं और वापस चले आते हैं। वैसे आपको पता है, जब भी हम बहनों को छुट्टी मिलती थी और महल से बाहर जाने दिया जाता था, तब हम वहीं झील के किनारे जाकर बैठते थे। रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों, आप सबको महल से बाहर जाने के लिए मना किया गया था क्या? नंदिनी बोली, हाँ, हम बाहर या तो मेले के वक्त जाते थे या फिर अपने जन्मदिन पर। माँ हम सबको छूट देती थी कि हम इंजॉय कर लें, वरना कॉलेज जाना हो या कहीं भी हमारे साथ नौकर जाते थे। पता है आपको, जब कालिंदी दीदी ने पढ़ाने की बात की थी तब माँ ने मना किया था, क्योंकि दीदी को अपने साथ नौकरों की और बॉडीगार्ड की फौज लेकर नहीं जाना था और माँ इस बात को नहीं मान रही थी। तब पापा ने कालिंदी दीदी का साथ दिया और जब हमारी बारी आई तब कालिंदी दीदी ने सबको मनाया
और तब मुझे दिल्ली में अकेले जाकर पढ़ने के लिए मिला। बहुत अच्छे दिन थे वो। आज तो महल जैसे खामोश हो गया है, इसकी रौनक जैसे खो गई है, चली गई हो सबके साथ। इतनी शांति इस महल में कभी नहीं रही। हम तीनों बहनों के पायल की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, माँ की डांट और बहुत कुछ सुनाई देता था यहाँ पर। अब तो सब वीरान हो गया। रुद्र ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, एक बार फिर ये महल उतनी खुशियों में डूब जाएगा। इन खामोशी में एक दिन देखना बहुत चहल पहल होगी, बस कुछ इंतज़ार। नंदिनी ने उससे कहा, हाँ, हमारी रागनी जब आ जाएगी। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए सामने देखने लगी। रुद्र उसे देख रहा था बहुत ध्यान से। उसके बालों की लट आकर उसके गालों को छू रही थी। उसका चमकता हुआ चेहरा और उस पर मुस्कुराहट कयामत का काम कर रही थी। रुद्र ने उससे कहा, आप इस शादी के बारे में क्या सोचती हैं? नंदिनी ने कहा, ये शादी सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। हमें आपसे ये रिश्ता इसलिए रखना है क्योंकि हमें अपनी रियासत को किसी और के हाथ में नहीं देना, और इसलिए बस हम इस शादी को रखे हुए हैं। और एक बात प्लीज़, आप मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करना। आप चाहें तो अपने मन से, अपनी इच्छा से दूसरी शादी कर सकते हैं जिससे आप प्यार करें और जिसे आप चाहते हैं। बस उसके बारे में यहाँ किसी को ना पता चले। उसके ये बोलने पर रुद्र को जैसे गुस्सा आ गया। उसने नंदिनी के गले में हाथ डाल उसे अपनी तरफ मोड़ के कहा, लगता है रानी बनके आप रीति रिवाज, संस्कार और कानून भूल गई हैं नंदिनी जी। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी हमारे शास्त्रों में ही नहीं, कानूनी जुर्म है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो कानून से हट के हो। ये शादी कैसी भी हुई हो, किसी भी हालत में हुई हो, पर शादी पूरी रीति रिवाज से हुई है। मैं इस शादी के हर वचन को मरते दम तक निभाऊंगा और मेरी आखिरी और पहली चाहत बोलो या बीबी आप ही हैं। इस जन्म में ये कोई बदलना चाहे तो हम बदलने नहीं देंगे। तो भूल जाए कि हम किसी और को लेकर आएंगे या किसी से शादी करेंगे। दोबारा ये सब ख्यालों में भी मत लाना आप। ये कहते हुए वो उसके पास आ गया था। नंदिनी उसकी आंखों में गुस्से के बहुत कुछ दिख रहा था, पर क्या था वो ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। रुद्र ने उसे खुद से दूर किया और उठते हुए कहा, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, आप खाना लगवा दें। और एक बात, हम जितने दिन हैं आपके कमरे में रुकेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। नंदिनी उसे खोई हुई नज़रों से देखने लगी। रुद्र अपने कमरे में आया और एक नौकर से बोला, मेरा सारा सामान रानी साहिबा के कमरे में रख दें, मैं अब वहीं रहूँगा। उसके ये बोलने पर नौकर ने 2 लोगों को बुला के उसका सारा सामान उठा के नंदिनी के कमरे में शिफ्ट कर दिया। रुद्र भी चेंज करके डाइनिंग टेबल के पास आ गया था। नंदिनी ने रुद्र के आने पर खाना दिया उसे और खुद भी खाने बैठ गई। नंदिनी खाना खा रही थी कि तभी काका वहाँ आए और उससे बोले, बिटिया, कारखाने में सब मजदूरों ने हड़ताल कर दिया है और वो लोग वहीं बैठे हैं। बोल रहे हैं जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वो कहीं नहीं जाएंगे। नंदिनी ने कहा, पर हमने तो सब मान लिया था, सब कुछ ठीक हो गया था, तो ये सब वापस से क्यों? काका ने कहा, सुना है कि ठाकुर ने उन्हें भड़काया है, इसलिए उन्होंने अपनी मांग बढ़ा दिया है। नंदिनी बोली, इस ठाकुर को देखना होगा काका, पर उससे पहले हमें कारखाने के लिए निकलना है। आप गाड़ी रेडी करें, हम बस आते हैं। ये बोलकर नंदिनी ने अपना हाथ साफ किया और उठकर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, हम भी चलें आपके साथ? नंदिनी ने कहा, आप आना चाहते हैं तो आ जाएं, अगर थके हुए हैं तो कोई बात नहीं। रुद्र बोला, नहीं, मैं ठीक हूँ, चलिए साथ में चलते हैं। ये बोलकर उसने भी अपना हाथ साफ किया और नंदिनी के साथ कारखाने के लिए निकल गया। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मजदूर नारा लगा रहे थे। रुद्र और नंदिनी दोनों कार से निकल के जब कारखाने की तरफ जाने लगे तो मजदूरों ने उन्हें वहीं रोक लिया। नंदिनी ने वहीं रुद्र के साथ रुककर कहा, आप सबकी जितनी भी मांगे थी वो हमने पूरी करी है, तो अब ये धरना क्यों? अब किस बात को लेकर आप हमारे पास आए हैं? नंदिनी के ये बोलने पर ठाकुर साहब जो वही थे उन्होंने कहा, अरे रानी साहिबा जी, सारी मांग तो आपने पूरी नहीं किया है, अभी तो बेचारों को बहुत कुछ चाहिए। आपने तो बस 2-4 चीज़ें दे दी है और महल में बैठ गई। बेचारे ये यहाँ पर ठंड से बैठे खुद के लिए, अपनों के लिए मांग कर रहे हैं। अब आप ही तो हैं जो इनकी मांगों को पूरा करेंगी, और अगर ये मांग पूरी नहीं कर सकती तो छोड़ दें इस कारखाने की बागडोर, हमें दे दें, हम देख लेंगे। नंदिनी ने उससे कहा, ताकि ये कारखाना बेचकर आप यहाँ के सारे मजदूरों को बेघर कर दें और फिर आप उन कारखानों से मिले पैसे से आप एक अच्छा 5 स्टार होटल अपनी रियासत में बनाएं।
क्यों, सच बोल रही हूँ ना मैं ठाकुर साहब। उसकी इस बात पर ठाकुर साहब हैरान हो गए। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शायद सच बोल रही हूँ। आपने बताया नहीं इन मज़दूरों को कि क्यों आप इनके इतने हमदर्द बन रहे हैं, क्यों आपने ऐसी मांगे रखने के लिए कहा है जो मैं क्या खुद आप भी मान नहीं सकते। ठाकुर साहब बताएं इन बेचार लाचार मज़दूरों को। ये कहते हुए नंदिनी उसकी तरफ देख रही थी। ठाकुर ने कहा, क्या सबूत है तुम्हारे सामने कि ये सब मैंने किया है। नंदिनी ने उसकी बात पर कहा, काका ले आओ जरा उस आदमी को। उसके कहने पर काका ठाकुर के एक आदमी को लेकर आ गए। ठाकुर अपने आदमी को देखकर घबरा गया तो नंदिनी ने कहा, ठाकुर साहब डरे मत, अभी तो इसने कुछ कहा ही नहीं है, पहले कहने तो दें आप इसे कुछ। हाँ तो आप शराफत से बोलेंगे या हम कुछ करें तब बोलेंगे आप। उस आदमी ने ये सुनते ही कहा, रानी साहिबा ठीक बोल रही हैं, ठाकुर साहब यही चाहते हैं। ये सब सुनकर मज़दूरों ने कहा, रानी साहिबा हमें माफ़ कर दें, हम इस आदमी की बातों में आकर आप पर शक करने लगे, हमें माफ़ कर दें। उनकी बातों पर नंदिनी ने कहा, अरे आप सबकी गलती नहीं है, पर जिसकी गलती है उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगा, और ये सज़ा है कि ठाकुर साहब का हिस्सा उनसे हम वापस लेते हैं, और अब आज से कारखाने में उनका कोई हिस्सा नहीं है। आज के बाद वो इस कारखाने के बारे में कोई फ़ैसला नहीं ले सकते हैं और ना ही किसी फ़ैसले में बोल सकते हैं, और आज के बाद वो इस रियासत में नहीं आ सकते हैं और ना ही कारोबार कर सकते हैं। उसकी बात सुनते ही ठाकुर गुस्से में उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, 2 टके की लड़की रानी बनके मुझे फरमान सुनाएगी। मत भूल तू एक औरत है और तेरी औकात हमारी जूती के नीचे है। वो उसके गले तक पहुंचता तब तक मज़दूरों ने उसे पकड़ लिया। उसने देखा सारे मज़दूर इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। उनमें से एक मज़दूर ने कहा, खबरदार जो हमारी रानी साहिबा के करीब भी आया तो अपने हाथ को उनसे दूर रख, वरना यहाँ से पैरों पर चल के नहीं जाएगा। ये सब रुद्र बस शांत खड़ा होकर देख रहा था। नंदिनी ने मज़दूरों से कहा, प्लीज़ आप सब कानून को हाथों में ना लें और छोड़ें इन्हें। ऐसी हरकतें आप सबको शोभा नहीं देती है, आप सब छोड़ें इन्हें। उसके कहने पर मज़दूरों ने ठाकुर साहब को छोड़ दिया। नंदिनी ठाकुर साहब के सामने खड़ी थी। ठाकुर साहब ने कहा, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नंदिनी ने उसके बिगड़े कॉलर को ठीक करते हुए कहा, ठाकुर साहब आप भूल गए, मैंने कहा था आपसे शराफत से रहेंगे तो मैं भी शरीफ रहूँगी, पर अगर आप अपनी शराफत खो दिए तो मुझे भी अपनी शराफत भूलने पर वक्त नहीं लगेगा। ठाकुर उसकी बात पर उसे वापस मारने वाला था, पर तभी नंदिनी ने कहा, नहीं ठाकुर साहब ये गलती दोबारा मत करें, क्योंकि इस बार मैं बचा भी नहीं पाऊँगी। मुझे एक खरोच भी आई तो मेरी ये जनता आपको कुत्ते की तरह मारेगी। वैसे कैसा लगा मेरा राजतंत्र? आपसे ही सीखा है, कहा था मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत कुछ सिखाती भी हूँ। तो अब अपनी खैरियत चाहे तो अपनी रियासत तक ही रहे, मुझ तक मत आए। ये बोलकर उसने उसके सामने का रास्ता छोड़ दिया जाने के लिए। ठाकुर अपनी छड़ी को हाथ में कस के पकड़ के वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सब ने नंदिनी के नाम को जोर से बोलने लगे। नंदिनी ने सबको शांत कराया और उनसे बोली, आशा करती हूँ कि अब आप सबके दिल में मेरे लिए कोई शक और कोई मलाल नहीं होगा और ना कोई शिकायत, और आप सबकी पहली मांगों को पूरा किया गया। आगे चल के हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। फ़िलहाल मुझे बस आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि इसके बिना मेरा कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं है। उसके ये बोलने पर सबने कहा, हम सब आपके साथ हैं रानी साहिबा, आप सब घर जाएं और कल से काम शुरू करें। ये बोलकर वो भी रुद्र के साथ गाड़ी में बैठ गई। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था मैं एक काबिल रानी से शादी कर रहा हूँ, वरना थोड़ा सोच लेता। वैसे ये सब आपने कहाँ सीखा? नंदिनी ने उससे कहा, रुद्र जी ये हमारे खून में है और पापा को बचपन से ही देखा था दुश्मनों से लड़ते हुए, और माँ ने हम तीनों बहनों को शिक्षा दिया है, तो एक काबिल रानी बनना तो बनता है। ये बोलकर वो मुस्कुरा दी। रुद्र ने उससे कहा, मुझे लगता था आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, पर अब देख के लगता है मुझे आपकी ज़रूरत है, इसलिए सोच रहा हूँ इस लोग को यहाँ भेज के आपको अपना असिस्टेंट रख लूँ और आप मेरा बिजनेस संभाल लें। वैसे भी आजकल उसका दिमाग ना जाने कहाँ रहता है, काम भी ठीक से नहीं करता है। नंदिनी ने कहा, क्योंकि जनाब के दिमाग इश्क फरमान रहा है रागनी के साथ, पर रागनी है कि समझ ही नहीं रही है। उसके ये बोलने पर रुद्र ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो नंदिनी ने कहा, क्या हुआ?
आपको नहीं पता क्या कि वो रागिनी को पसंद करते हैं? मुझे लगा आपके दोस्त हैं तो आप तो जानते ही होंगे। नहीं, उसने मुझसे कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। रुद्र ने ये कहा तो नंदिनी बोली, कहा तो मुझसे भी कुछ नहीं है, पर मुझे तो पता है। लगता है आपका ध्यान आपके दोस्त से हट गया है। कहाँ लगा है जनाब का ये दिमाग और निगाहें? ये कहकर उसे बिना पलक झपकाते हुए देखे जा रही थी। रुद्र ने उसकी टिमटिमाते आंखों में देखकर कहा, बता दिया तो हैरान हो जाएंगी, इसलिए रहने दें। वो दोनों ऐसी ही बातें करते हुए महल पहुंच गए थे। रुद्र उतर के कमरे में चला गया और नंदिनी कुछ देर गार्डन में ही टहलती रही। इधर रागिनी को श्लोक सीधे ही रेस्टोरेंट ले आया था। रागिनी ने उससे कहा, ये सब क्या है? मुझे घर जाना है तो आप गाड़ी घर लेकर चलें। उसकी बात को इग्नोर करते हुए श्लोक ने कार पार्किंग में लगाई और कार से बाहर आ गया। उसने दरवाज़ा खोल के कहा, बाहर निकलो, साहिल वेट कर रहा होगा। पर रागिनी वैसे ही बैठी रही। श्लोक ने उससे कहा, आप बाहर आएंगी या नहीं? रागिनी ने फिर कुछ नहीं कहा। श्लोक ने झुक के उसकी शॉल ठीक करी और उसके बैग पीछे रखकर उसे बाहों में उठा के बाहर निकाल लिया और गाड़ी लॉक कर उसे लेकर आगे बढ़ गया। रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, आप मुझे नीचे उतारें अभी के अभी। श्लोक ने उसे बाहों में लिए कहा, मेरा बस चले तो आपके ये प्यारे से कदम ज़मीन पर भी ना पड़ने दूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। क्या पता शादी के बाद आप मोटी हो गई तो मैं तो दब के ही मर जाऊँगा। रागिनी ने उसे घूर के देखते हुए कहा, अच्छा होगा, कम से कम तुमसे पीछा छूटेगा। अजय, अभी इतनी जल्दी पीछा हमसे नहीं छूटने वाला। अभी तो इश्क की शुरुआत है, आगे आगे देखें क्या क्या होता है। ये बोलते हुए वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले आया था। वहाँ सभी बैठे उन दोनों को देख रहे थे। श्लोक आकर खड़ा हो गया और देखने लगा कि कहाँ पर साहिल बैठा है। तभी साहिल ने उसे देखकर सीटी मारी और उससे कहा, चाचू इधर आओ। उसके ये बुलाने पर श्लोक ने उसकी तरफ देखा और रागिनी को अपने साथ उस तरफ लेकर जाने लगा तो रागिनी ने चारों तरफ देखकर कहा, मुझे नीचे उतारे आप श्लोक, सब देख रहे हैं। हाँ बस उतार दिया। उसने ये कहते हुए उसे साहिल के पास रखी चेयर के पास खड़ा कर दिया। रागिनी उसे घूर के देखे जा रही थी। श्लोक ने चेयर खींचते हुए कहा, बैठे। रागिनी उस पर बैठ गई। साहिल ने श्लोक से कहा, चाचू कहाँ रह गए थे? मुझे कितनी भूख लगी थी, चलो अब जल्दी से ऑर्डर करो और मैं खाऊं। अरे तेरी मासी के नखरे इतने हैं साहिल कि इसे झेलने में वक्त लग गया। बेटर, ये कहते हुए उसने बेटर को आवाज़ दे दी। बेटर आया और ऑर्डर को लेकर चला गया। श्लोक बैठा वहाँ रागिनी को घूर के देखने लगा। तभी एक लड़की ने कहा, हाय श्लोक, कैसे हो? श्लोक ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसकी कॉलेज फ्रेंड निक्की खड़ी थी, शॉर्ट वन पीस पहने और उस पर एक वूलन जैकेट डाले, बूट पहने, कर्ली हेयर, बहुत प्यारी लग रही थी वो। रागिनी की नज़र जब उस पर गई तो उसने उसके कपड़े देखकर मन में कहा, और छोटे पहन के आती, वैसे भी ये पागल है, तुझे देखकर तो बावला हो ही गया होगा। श्लोक ने उठकर उसके गले मिलते हुए कहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ पर मुंबई से वापस कब आई? निक्की ने कहा, बस यार 1 हफ्ते हुए। कहाँ? पापा को यहाँ घर बेचना था तो मैं भी साथ में चली आई। अब हम प्रॉपर मुंबई में ही रहेंगे इसलिए। वैसे तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, और बेटा भी है तुम्हारा। ये कहते हुए वो साहिल को देखने लगी। श्लोक ने उससे कहा, अरे नहीं, वो मेरा भतीजा है और ये भाभी की बहन है रागिनी और इसकी मासी और मेरी जान। ये वर्ड उसने बहुत धीरे से कहा था जिसे किसी ने नहीं सुना था। निक्की ने कहा, वही तो मैं समझूं कि मेरे होते हुए तुम शादी कैसे कर सकते हो। वैसे आप सबके साथ मैं बैठ के डिनर कर सकती हूँ। मेरी एक दोस्त आने वाली थी पर अब वो नहीं आई है तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? इस पर साहिल ने कहा, नहीं आई है तो घर जाओ, घर जाकर खाना खा लो, यहाँ कब तक बैठी रहोगी? उसके ये बोलने पर रागिनी मुस्कुराने लगी। निक्की हैरानी से उसे देखने लगी। श्लोक ने बात को संभालते हुए कहा, अरे ये बहुत शैतान है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। आओ ज्वाइन कर लो हमें, बैठो। ये कहते हुए उसने कुर्सी खींची और निक्की और उस पर बैठा दिया। रागिनी ये सब देखकर मुंह बना रही थी। वेटर ऑर्डर रख कर गया तो श्लोक और बाकी सब लोग खाना खाने लगे। श्लोक ने निक्की से पूछा, वैसे तुमने शादी नहीं किया? निक्की ने कहा, अरे अभी तो बोला तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, फ्री हो तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ, वरना कोई नहीं, अभी मैं इंतज़ार करती हूँ। वैसे सोच लो, मेरी जैसी लड़की तुम्हें मिलने से रही। श्लोक उसकी बातों पर मुस्कुराया जा रहा था और रागिनी उसे देखकर घूरे जा रही थी। साहिल ने रागिनी के कानों में कहा,
एक आटे की दुकान कम थी जो ये मैदा लेकर चली आई। ऐसा लग रहा है पूरा मन बना के आई है मेरी चाची बनने। ये बोलकर वो अपना नूडल खाने लगा और रागिनी उसकी बात को सोचने लगी। रागिनी निक्की को ऐसे ही श्लोक से बात करते हुए देखकर गुस्सा हो रही थी। निक्की ने श्लोक से कहा, वैसे तुम कल फ्री हो? संडे है तो मैं सोच रही थी क्यों ना साथ में कुछ वक्त बिता लें। अब इतने सालों बाद मिले हैं तो कुछ संग घूमते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और चिल करते हैं। रागिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, चिल करना है तो अकेले जाओ, इस कन खजूरे को अपने साथ कहाँ ले जा रही है? श्लोक ने उससे कहा, है क्यों नहीं, मैं तो कल फ्री हूँ बिल्कुल, तुम घर आ जाओ, साथ में चलेंगे। उसके ये बोलते ही रागिनी ने कहा, नहीं कल आप फ्री नहीं हैं इसलिए आप नहीं जा सकते। श्लोक ने कहा, क्यों, कल क्या काम है? रागिनी ने कहा, आप भूल रहे हैं साहिल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसे आप पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। परसों एग्ज़ाम है साहिल का, तो कल आपको उसे पढ़ाना है, इसलिए आप कहीं नहीं जा सकते। अभी सॉरी निक्की जी, आपको अकेले ही चिल करना होगा। ये कहते हुए वो साहिल के हाथों को नैपकिन से साफ करके पानी पिलाने लगी। श्लोक मन ही मन मुस्कुरा रहा था। निक्की ने कहा, अरे साहिल तो इतना स्मार्ट है कि उसे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हीरो? साहिल उसकी तारीफ सुनकर खुश हो गया और वो टीम बदल लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो है। उसकी बात सुनकर रागिनी ने उसे कोहनी मारी तो साहिल ने बेचारा सा मुंह बना के देखने लगा। रागिनी ने धीरे से उससे कहा, इतना बोलना आ रहा है तो उसे ही दे दूंगी, लेकर जाएगी तुम्हें, रहना उसके साथ। मासी मैं हूँ या वो जो उसका साथ दे रहे हो? साहिल ने प्यार से कहा, अरे मासी आप ही हैं और मैं आपकी साइड ही हूँ। वो तो उसकी स्माइल पर फिसल गया। उसकी इस बात पर रागिनी मुंह बना के उसे देखने लगी और मन में बोली, अपने चाचा पर ही गया है, जहाँ लड़की देखा वहीं पर फिसल जाता है। अभी ऐसा है तो जब बड़ा होगा तब पता नहीं क्या करेगा। वो ये सोच ही रही कि तभी निक्की ने कहा, तो ठीक है, तय रहा, कल श्लोक मेरे साथ घूमने चल रहा है तो कल मैं 10 बजे तुम्हारे घर तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ओके चलो अब चलती हूँ, बाय। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। रागिनी ने अपना बैग लिया और वहाँ से गुस्से में बाहर आ गई। साहिल ने आइसक्रीम ख़त्म करते हुए कहा, देखते हैं कल चाचू आपके साथ क्या होगा। वैसे अभी तो मासी गुस्से में है, देखो क्या करती है। चलो कोई नहीं, आप बिल पे करके आ जाओ, बाहर मैं मासी के साथ हूँ। ये बोलकर वो भी चला गया। श्लोक ने उसे जाते हुए देखकर कहा, ये भी कुछ कम नहीं है, जब देखो डराता रहता है। चलो श्लोक बेटा, जो रायता फैलाया उसे समेटो अब। ये कहते हुए वो उठा और बिल पे करने लगा। इधर रागिनी बाहर खड़ी ठंड में गाड़ी के पास वेट कर रही थी। ठंड बढ़ गई थी। उसने खुद को अच्छे से शॉल में लपेट लिया। तभी वहाँ 5 लड़के आए। सब हल्के नशे में थे। उन्होंने जब रागिनी को ऊपर से नीचे देखा तो उसमें से एक ने कहा, वाह, इस ठंड में 16 के दर्शन हो गए। वो वही उसके सामने गाड़ी से टिक के खड़े हो गए। दूसरे ने रागिनी के कांपते हुए होठों को देखते हुए कहा, इसके कांपते होठ तो देखो, कसम से अगर इजाज़त हो तो मैं कांपना रोक दूँ इनका। कमाल की चीज़ मिली है इस ठंड में। ये शिमला की कली तो नहीं लगती है, आखिर ये है कहाँ की? ये सब रागिनी सुन रही थी। उसे गुस्सा तो पहले ही लगी थी, उनकी बातें उसे और इरिटेट कर रही थी। एक उसके पास आया और बोनट पर कोहनी रखकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, क्या मैडम चलोगी हमारे साथ, रात बना देंगे आपकी, जो बोलोगी वो देंगे। उसकी इस बात पर रागिनी ने अपना बैग गाड़ी के ऊपर रखा, शॉल उतार के बैग के ऊपर रखा और साड़ी का पल्लू कमर में टाँगते हुए कहा, कहाँ ले चलेगा बोल। ये कहते हुए उसने उसकी कॉलर पकड़ के पीटना शुरू किया। रागिनी ने उसे पीटते हुए कहा, एक तो मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है और एक तो तुम साले दिमाग में चिंगारी लगा रहे हो। नहीं बताओ कहाँ ले जाओगे, और बोलो जो मांगूंगी वो दोगे। औकात क्या है बे तेरी, तू मुझे क्या लेके देगा। अब मैं तुम सबको देती हूँ। ये कहते हुए इसने एक ज़ोरदार का घूंसा उसके पेट पे मारा। वो लड़का पेट पकड़ के वहीं लेट गया। जब साहिल बाहर आया तो उसने देखा रागिनी गुस्से में उन्हें मारे जा रही थी। साहिल ने खुद से कहा, अरे बाप रे, मासी तो दुर्गा माँ आ गई हैं। चाचू कहाँ हो, जल्दी आओ, नहीं तो आज मासी मार मार के इनका भूत बना देगी। वही रहा था कि इतने में श्लोक बाहर आया
उसने जब रागिनी को ऐसे लड़ते देखा तो उसने साहिल से पूछा, ये क्या हो रहा है, ये मार क्यों रही है इन्हें? आपका गुस्सा ये उतर रहा है, मैं तो कहता हूँ मार लेने दो, आप बच जाओगे, मासी शांत भी हो जाएंगी। साहिल के ये बोलते ही श्लोक ने कहा, अरे क्या ना रोको, वो जंगली शेरनी पता चला सबको मार डाले, चल रोक उसे। ये बोलकर वो रागिनी की तरफ बढ़ गया। इधर रागिनी उस लड़के को पकड़ रखी थी जिसने उसके होठों के बारे में बोला था। उसने उसे मारते हुए कहा, है क्या बोल रहा था, होठों का कांपना रोकेगा, रोक, चल रोक, मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है, दिखा। ये कहते हुए वो उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही थी। वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी। उस लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे माफ़ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया। बाकी लड़के डर से साइड में खड़े थे। तभी श्लोक आ गया। उसने रागिनी को पकड़ते हुए कहा, अरे लेडी भीम, छोड़ उसे, मर जाएगा वो, इतना मार रही हो, उसने पूरी लाइफ में नहीं खाया होगा जितना तुमने उसे धो दिया है। छोड़ो मुझे, मैं बताऊं इस मजनू को, बहुत आया इश्क करने, आज इसका सारा भूत उतार दूंगी। लड़की देखी नहीं, अकेले उसे परेशान करने में लग जाते हैं। आज के बाद ये किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। छोड़े आप मुझे, मैं ठीक करती हूँ इन्हें, बहुत आए बोलने वाले, मैं इनका मुंह तोड़ दूंगी। ये कहते हुए रागिनी उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी, पर श्लोक ने उसे कस के पकड़ रखा था। श्लोक ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे वो समझ गया, अब वो खुद अपनी माँ बहन से भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों भाई साहब, सही कहा ना मैंने? ये बोलकर उसने उन लड़कों को देखा। उन्होंने एक साथ कहा, हाँ नहीं देखेंगे, तौबा जी तौबा, आज के बाद किसी लड़की से कुछ नहीं कहेंगे, पर प्लीज़ इनसे बचा लें। हमारी मति मारी गई थी जो इनसे बोले कुछ, हमें क्या पता ये पागल है। उसने जैसे पागल कहा, रागिनी उसकी तरफ झपटते हुए बोली, मुझे पागल बोला, रुक बताती हूँ। अरे उसने गलती से बोल दिया, तुम शांत हो जाओ। अरे जा ना, क्या खड़ा है, अभी और पिटना है क्या, भाग यहाँ से। श्लोक के कहने पर वो सब उठ के भाग गए। श्लोक ने रागिनी को संभालते हुए भीड़ से कहा, अरे आप सब क्या देख रहे हैं, जाए अपना काम करें। उसके कहने पर सब चले गए वहाँ से। रागिनी को शांत करते हुए उसने कहा, शांत हो जाओ लेडी भीम। वो चले गए, बस करो। उसके कहने पर रागिनी शांत खड़ी हो गई। श्लोक ने उसे शॉल उड़ाया और गाड़ी में बैठने के लिए कहा। रागिनी जाकर कार में बैठ गई। श्लोक ने उसका बैग लिया और उसे ले जाकर उसे देते हुए साहिल को लेकर सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए चल पड़े। सुबह का वक्त, इंदौर। सुबह उठकर नंदिनी पूजा कर हॉल में बैठी पेपर पढ़ रही थी। रुद्र उठकर आया और उससे बोला, एक कप चाय मिलेगी? ये कहते हुए वो उसके सामने बैठ गया। नंदिनी उठ कर गई और उसके लिए चाय बना कर ले आई और वापस बैठ के पेपर पढ़ने लगी। रुद्र ने चाय पीते हुए कहा, तुम आज फ्री हो क्या? नंदिनी ने कहा, हाँ हूँ, क्यों, क्या हुआ? रुद्र ने कहा, वो मैं सोच रहा था आज मेरी छुट्टी है तो तुम क्यों ना मुझे अपनी रियासत घुमा दो और कोई अच्छा जगह है। उसकी बात पर नंदिनी ने पेपर साइड किया और उसे देखते हुए बोली, आप घूमना चाहते हैं, पर आपके पास वक्त कहाँ से आया? वैसे तो आपके पास वक्त नहीं होता है, आज कैसे? रुद्र ने कहा, आज छुट्टी है, संडे है, तो इसलिए। आप बताएं, घुमाने ले जाएंगी? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं घर में ही हूँ, आप भी घर पर हैं, तो आप मेरे लिए खाने की मस्त मस्त चीज़ें बनाएं और मुझे खिलाएं। उसकी ये बात सुनकर नंदिनी ने कहा, अरे नहीं, मैं चलूँगी, आप जाएं, नहा लें, रेडी हो जाएं, तब चलते हैं। उसकी बात पर रुद्र चाय पीते हुए मुस्कुराने लगा। नंदिनी ने मन में कहा, अभी पता चला इन्होंने सुबह से शाम तक मुझे किचन में खड़ा कर दिया और फरमाइशें भी अजीब अजीब होती हैं। ये नहीं कुछ ढंग का खा ले, इससे अच्छा है कि मैं इन्हें लेकर बाहर घूमने ही चली जाऊं। ये बोलकर वो उठकर काका से बाहर जाने की बात बताने चली गई। रुद्र भी रेडी होने कमरे में चला गया। इधर शिमला में रागिनी जल्दी उठकर हॉल में बैठी किताब लेकर पढ़ रही थी, पर उसकी नज़र श्लोक के कमरे की तरफ थी। घड़ी में वक्त तो 9 बज गए थे। उसने कमरे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था, कहाँ है ये कन खजूरा, अभी तक सो ही रहा है क्या? अच्छा है सोता ही रहे। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, श्लोक, श्लोक, रेडी हो तुम? उसने जब दरवाजे के सामने देखा तो निक्की अंदर आ रही थी। उसे देखकर रागिनी ने कहा, आ गई डायन, भगवान करे इसकी शादी एक मोटे काले आदमी से हो जो भैंस की तरह हो, चुड़ैल कहेगी।
निक्की ने उसे बैठा देखा तो उससे बोली, हेलो रागनी, श्लोक कहाँ है? अभी उठा नहीं है क्या? रागनी ने कहा, पता नहीं, आवाज़ दो, उठा होगा तो आ जाएगा। ये बोलकर वो किताब में देखने लगी। निक्की ने उसकी बात सुनकर श्लोक को आवाज़ दिया तो श्लोक अपने कमरे से बाहर निकल के देखते हुए बोला, निक्की बस 10 मिनट, मैं अभी रेडी होकर आया। ये बोलकर वो अंदर चला गया। निक्की वहीं बैठ के उसका वेट करने लगी। साहिल भी उठकर रागनी के पास आ गया था। श्लोक जल्दी से रेडी होकर नीचे आने लगा तो लास्ट की 4 सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे फिसलते हुए गिरा और उसके मुंह से निकला आ। ये सुनते ही निक्की, घर के नौकर और रागनी भी उसकी तरफ भागे। निक्की ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ श्लोक, तुम गिरे कैसे? उठो। ये कहते हुए वो उसे उठाने लगी तो श्लोक फिर चीख पड़ा। उसका पैर मुड़ गया था जिससे उसके पैर में मोच आ गई थी। रागनी ने नौकरों से कहा, उठाओ, साहब को देख क्या रहे हो? बताओ, इतनी जल्दबाजी थी कि इन्हें सीढ़ियाँ ही नहीं दिखी। जरा धीरे से ही नीचे उतरे होते, पर कोई नहीं, सही सलामत हो वही बहुत है। उसकी बात सुनते ही नौकरों ने श्लोक को उठाया और सोफे पर लाकर लेटा दिया। रागनी ने उसका पैर देखते हुए नौकर से कहा, जाओ, गर्म पानी की थैली और मालिश की ट्यूब ले आओ। ये कहते हुए उसने उसका जूता झटके से उतार दिया। जूता उतारते ही श्लोक एक बार फिर से चिल्ला दिया। रागनी ने कहा, ज़्यादा मत चिल्लाओ, सिर्फ मोच है, आराम करोगे तो 1.5 दिन में ठीक हो जाएगी, नहीं तो काफ़ी दिन लगेगा, बेड पर पड़े रहोगे। निक्की ने उससे कहा, श्लोक अब मेरे साथ नहीं जा सकता है। इस पर साहिल ने कहा, आपने सुना नहीं, मासी बोली ना कि यह अभी नहीं जा सकते क्योंकि इनके पैरों में मोच आई है। तो क्या आप बार बार पूछे जा रही हैं? तो मेरे प्लान का क्या होगा? निक्की ये बोलकर सोचने लगी तो रागनी ने कहा, डब्बे में बंद कर दरिया में फेंक दो अब अपना प्लान, क्योंकि इस बार तो ये पूरा होने से रहा है, अगली बार बनाना। अभी चलो, बाय। उसके ये बोलते ही निक्की वहाँ से जाने से पहले बोली, श्लोक तुम अपना ख्याल रखना, मैं आती हूँ शाम को मिलने। रागनी ने श्लोक के पैर देखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, हम देख लेंगे, आप घूमने जाएं और आराम से अपने घर में रहें, यहाँ मत आएँ। निक्की ने उससे कहा, क्यों? क्योंकि आप थकी रहेंगी ना, इसलिए कल आए। ओके बाय। साहिल आंटी जी को बाहर छोड़ के आओ। रागनी ने जैसे निक्की को आंटी कहा, उसने मुंह खोल के उसे देखा और कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में साहिल ने उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाते हुए कहा, चलो आंटी, मैं छोड़ देता हूँ, बाहर तक आओ। ये बोलकर वो उसे ले गया। उसके जाने के बाद रागनी ने खुद से बोली, बड़ी घूमने वाली चिपकू कहेगी, अगली बार तेरा पैर तोड़ दूँगी, चुड़ैल कहेगी। उसका खुद में बोलना देख श्लोक ने कहा, ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम, इस पर कुछ करोगी, मुझे दर्द हो रहा है। रागनी ने उससे कहा, चुपचाप बैठे, नौकर लेकर आ रहा है। कुछ देर में नौकर ट्यूब लाकर दे गया। रागनी श्लोक के पैरों पर उसे लगाने लगी। नौकर जब गर्म पानी की थैली लेकर आया तो रागनी ने थैली को श्लोक के पैर पर रख दिया। आ हटाओ। श्लोक ने जैसे ही चिल्ला के कहा वैसे ही रागनी तुरंत थैली हटा दिया और उससे बोली, क्या हुआ, इतना गर्म है, तुम मुझे मारना चाहती हो? अरे देख तो लो पहले कि कितना गर्म है, तू बता नहीं सकता इस पागल को कि ये ज़्यादा गर्म है? बस लाकर दे दिया और इसने भी जलता हुआ मेरे पैरों पे रख दिया। श्लोक ने जब रागनी को पागल कहा तो उसने उसके पैर को झटके के साथ उठा के सोफे पर छोड़ दिया और उठ के खड़ी हो गई। ऐसे करने से बेचारे श्लोक का पैर फिर दर्द करने लगा। रागनी ने कहा, मैं पागल हूँ तो बुला लो अपनी दोस्त को जो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, बुला के कहो तुम्हारी तीमारदारी करे। मैं चली पढ़ने। श्लोक ने उसे जाते हुए देखकर कहा, उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, कहाँ चली? एक तो मुझे जानबूझ के गिराया, उस पर से मुझे इस हालत में छोड़ के जा रही हो। ये सुनते हुए रागनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उसे बिना देखे लड़खड़ाई हुई आवाज़ में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो तू अपने आप गिर गए, मैंने तुम्हें थोड़ी ही धक्का दिया है। श्लोक ने उससे कहा, रुको, अभी पता चल जाएगा। ये बोलकर उसने नौकर से कहा, जाओ और देखो सीढ़ियों पर तेल या कुछ और तो नहीं गिरा है। उसके कहने पर नौकर ने जाकर देखा तो तेल गिरा हुआ था। उसने कहा, सर तेल गिरा हुआ है। देखा, मुझे पता था तुम ही हो जो मुझे गिराना चाहती थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्यों ये सब कर रही हो, क्योंकि तुम मुझे निक्की के साथ नहीं जाने देना चाहती थी इसलिए। पर अब तुमने जब ये किया है तो अब तुम ही मेरी देखभाल करोगी। चलो लग जाओ।
श्लोक के कहने पर रागिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे। ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़ा के जाने लगी तो श्लोक ने कहा, जाओ, मैं भाभी को फ़ोन करके सब बता दूंगा कि तुमने मुझे गिराया है, मुझे चोट लग गई है, फिर भाभी को बताना सब कुछ, तुमने ऐसा क्यों किया। रागिनी ने उससे कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ, नहीं करूँगा, अगर तुम मेरी देखभाल करो तो। बोलो, मंजूर है तुम्हें। उसके ये बोलने पर रागिनी ने उसे घूर के देखा, वापस आकर उसके पैर को सेकने लगी तो श्लोक ने कहा, गुड गर्ल। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा। इधर नंदिनी रुद्र के साथ घूमने के लिए नर्मदा नदी के पास की पहाड़ी के पास आई थी। शाम हो गया था, बादल छाया हुआ था। काले बादलों की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली है। नंदिनी रुद्र से कही, पता है रुद्र, ये हम तीनों बहनों का सबसे फेवरेट प्लेस था, और सिर्फ हम तीनों का नहीं, माँ और चाची का भी, क्योंकि उन्होंने ही इस जगह को हमें दिखाया था। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है। रुद्र ने कहा, क्या है। नंदिनी ने कहा, इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ और माँ और पापा पहली बार मिले थे, और तब पापा को माँ पसंद आई थी। और आपको पता है, उस दिन भी ऐसे ही बादल छाए हुए थे और बारिश होने लगी थी। माँ ने बताया था। बहुत खुश होती थी वो ये बताते वक्त। रुद्र देख रहा था, नंदिनी ने भी वो बात बताते हुए बहुत खुश हो रही थी। बहुत गिने चुने लोग ही वहाँ थे, और वो भी बादलों की वजह से जा रहे थे। बस कुछ गाने बजाने वाले थे जो वहाँ बैठ के गा रहे थे, पर वो भी अब बारिश का मौसम देख कर जाने लगे थे। हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। नंदिनी के बाल हवाओं से उड़े जा रहे थे, और नंदिनी थी जो मुस्कुराते हुए दूर तक फैले पहाड़ों को, बहते झरनों को देख रही थी। वो लोग महल से काफ़ी दूर चले आए थे। रुद्र ने नंदिनी को आज इतना खुश और सुकून भरा देखा था। रुद्र उसे देखे जा रहा था, तभी गाने वाले जा रहे थे। उसमें से एक ने बांसुरी बजाना शुरू किया। उसे सुनकर रुद्र और नंदिनी उनकी तरफ देखने लगे। नंदिनी ने कहा, सुनेंगे इन्हें। रुद्र बोला, आप सुनेंगी। हाँ। उसके कहने पर रुद्र ने हाथ उसकी तरफ करके कहा, ठीक है चलो। नंदिनी ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। दोनों आकर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सुनेंगी गाना भाई साहब। नंदिनी ने कहा, हाँ, गाएंगी आप। उस बंजारे ने कहा, गा तो दूंगी मैं, पर भीग गई तो मन्ने ना बोलियो। नहीं बोलेंगे, आप गा दें। उसके ये कहने पर बंजारन ने सभी आदमियों से कहा, चलो जी बजा दो। ये कहते ही सब बजाने लगे। बंजारन ने नंदिनी के सामने खड़े होकर नाचते हुए गाने लगी, दिल ना किसी का जाए, जान जाए तो जाए, दिल ना किसी का जाए। वो लोग गाना गा ही रहे थे कि तभी तेज से बादल कड़के और बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सब वहाँ से भागकर नीचे उतरने लगे। रुद्र नंदिनी का हाथ पकड़ के एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वहाँ अब कोई नहीं था, सिर्फ रुद्र और नंदिनी के अलावा। रुद्र उसे लेकर पेड़ के नीचे खड़ा था और बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, साथ में हवा भी थी। नंदिनी ने उससे तेज से कहा, रुद्र जी, हमें भी चलना चाहिए, ये बारिश जल्दी नहीं रुकेगी। वो ये बोल ही रही थी कि तभी वापस बादल कड़के। नंदिनी ऐसे बारिश और तूफान को देखकर घबरा रही थी। रुद्र नंदिनी के काफ़ी करीब खड़ा था। उसका ध्यान जब नंदिनी पर गया तो उसने देखा बारिश के पानी में घुल रहा उसका चेहरा और निखर रहा था। उसने नंदिनी के पलकों से गिरता बारिश का पानी किसी मोती की तरह लग रहा था उसे। उसके कांपते होंठ और गुलाबी हो गए थे। नंदिनी की साड़ी उसके बदन पर चिपक गई थी। नंदिनी पूरी तरह से भीग गई थी। रुद्र ने अपना जैकेट उतारा और उसे नंदिनी को पहना के उसे देखने लगा। नंदिनी उसके ऐसे करीब होने से उसकी आंखों में झांक रही थी। नंदिनी ने पहली बार इतनी पास से रुद्र की आंखों में देखा था तो उसे उसमें कुछ अजीब ही नज़र आ रहा था। रुद्र आज अपने एहसास को समझने की कोशिश कर रहा था। आज नंदिनी के ऐसे पास होने पर वो खुद के एहसास को बढ़ते हुए महसूस कर रहा था। नंदिनी दूर हटने लगी तो रुद्र ने उसकी भीगी कमर पर हाथ रख के उससे वापस से रोक लिया और वहीं खड़े रहने दिया जहां वो खड़ी थी। नंदिनी रुद्र के ठंडे हाथों को अपनी कमर पर सहन नहीं कर पा रही थी। उसने झुकी आंखों से रुद्र से कहा, हमें चलना चाहिए। रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे देखे जा रहा था। नंदिनी की मांग में लगा सिंदूर अब पानी पड़ने से फैल गया था और गाढ़ा हो गया था। उसका काजल उसकी आंखों के नीचे फैल गया था। उसने उसके चेहरे को ऊपर किया और फैले
हुए काजल को साफ कर उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगा। नंदिनी उसके पास आने से सिमट रही थी, वो बेचैन हो रही थी। वो वापस से जाने लगी तो रुद्र ने उसे कस के पकड़ लिया और उससे बोला, क्या हुआ, आप इस तरह दूर क्यों जा रही हैं? चलें रुद्र जी, बहुत वक्त हो गया है। नंदिनी ये बोलकर खुद रुद्र से दूर करना चाह रही थी, पर यह हो नहीं पा रहा था। रुद्र उसे और पास ले आया और अब रुद्र के सांसों की गर्मी नंदिनी अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। रुद्र ने धीरे से उसके गालों को अपने गालों से छूते हुए कहा, क्यों, मैं आपके पास नहीं आ सकता? क्यों आप मेरे पास आने से घबरा जाती हैं? क्यों जो कोई नहीं जान पाता वो आप जान लेती हैं? क्यों मुझे आपके साथ अच्छा लगता है? क्यों इस बार शिमला में मुझे खाली सा लगा, कुछ कमी सी लगी? क्यों नंदिनी, आज अभी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बता सकती हैं क्यों? क्यों दिल कर रहा है कि आपके कांपते होठों के पास ये आपके चेहरे को चूम ले, आपके करीब आए, पर जानते हैं ये हक आपने मुझे नहीं दिया। फिर क्यों इस दिल में आपको पाने के अरमान जाग उठे हैं? क्यों सब जान के आप में खुद को खो देने को दिल कर रहा है? बताओ नंदिनी। उसके ये कहने पर नंदिनी के हाथों पकड़े रुद्र के शर्ट पर कसने लगी। वो खामोश खड़ी थी और घबराई जा रही थी। क्या दे पाएगी नंदिनी रुद्र के सवालों का जवाब? क्या ये सवाल नंदिनी के दिल में बहुत सारे सवाल जगा देगी या लेकर आएगी बहुत सारे एहसास? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।